नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज डी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, बारडो छम क्या है? लोक संगीत, जनजातीय समूह, लोक नृत्य या फिर मार्शल आर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोक नृत्य। बारडो छम लोक नृत्य है जो पश्चिम कामेंग जिले के शेरडुकपेन जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक 12 विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनते हैं और कई ताल वाद्यों की थाप पर प्रदर्शन करते हैं। शेरडुकपेन जनजाति का मानना है कि 12 अलग अलग बुरी शक्तियां हैं जो अलग अलग महीनों में समुदाय की खुशी को खत्म करने के लिए प्रकट होती हैं। मुखौटे बुरी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस कला का मुख्य उद्देश्य इन बुरी ताकतों को दूर करना है। पुरुष और महिलाएं अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करने से पहले रंगीन कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोक नृत्य। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आपदा राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है। 2. इसे भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में ब्याज रहित आरक्षित निधियों के तहत रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन सितरंग के बाद आपदा राहत कोष एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्र और राज्य दोनों भयावह आपदाओं की बेहतर तैयारी और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपदा राहत कोष का उपयोग करते हैं। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष यानी NCCF का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF कर दिया गया। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे भारत सरकार के सार्वजनिक खाते यानी पब्लिक अकाउंट में ब्याज रहित आरक्षित निधियों यानी रिजर्व फंड्स नॉट बियरिंग इंटरेस्ट के तहत रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इससे होने वाले व्यय को संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आसियान के संस्थापक देशों को वर्णित करता है? वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, कंबोडिया और थाईलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार में एक तीव्र संकट पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना आसियान घोषणा, बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। आसियान के संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे, इसलिए विकल्प सी सही है। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के शामिल होने से यह 10 सदस्यीय संगठन बन गया। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. करेंसी नोट के डिजाइन में किसी भी बदलाव को RBI के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
दो सिक्कों के डिजाइन में बदलाव केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में एक राजनीतिक दल के कई नेताओं ने केंद्र सरकार से देश में समृद्धि लाने के लिए करेंसी नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें लगाने को कहा। करेंसी नोटों और सिक्कों के डिजाइन और रूप में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। करेंसी नोट के डिजाइन में किसी भी बदलाव को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, इसलिए कथन एक सही है। जबकि सिक्कों के डिजाइन में बदलाव केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, इसलिए कथन दो सही है। केंद्रीय बैंक आंतरिक रूप से एक डिजाइन तैयार करता है जिसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सामने रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 आरबीआई को भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री या फिर पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव। हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीईएसी ने जीएम सरसों के कृषि में उपयोग को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। जीईएसी को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका कार्य आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों और उत्पादों के कृषि में उपयोग को स्वीकृति प्रदान करना है। जीईएसी आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए स्थापित किया गया भारत का सर्वोच्च नियामक है। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव द्वारा की जाती है, इसलिए विकल्प डी सही है। जबकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना इन्फेंट्री डे कब मनाती है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या फिर 29 अक्टूबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री डे मनाया। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री के योगदान को स्वीकार करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस दिन का राष्ट्र के लिए एक अनूठा महत्व है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय सेना के पैदल सैनिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे। यह एक ऐसा कार्य था जिसने श्रीनगर के बाहरी इलाकों से आक्रमणकारियों को वापस कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण से बचाया। अगला प्रश्न है, गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। यह सिखों के कौन से गुरु थे? तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर छठे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथे। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया और साथ ही जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्वर्ण मंदिर सिखों के पवित्र शहर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अपने पूर्ण स्वर्ण गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, जो सिखों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 400 किलो सोने की पत्ती से भवन का ऊपरी आधा भाग मढ़वाया था। आपको बता दें कि अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास ने की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथे। अगला प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? स्वच्छ तट, स्वच्छ शहर, स्वच्छ नदी या फिर स्वच्छ पर्यावरण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वच्छ तट। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 नए तटों मिनिकॉय थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है।
आपको बता दें कि ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी FEE की ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको लेबल है जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वच्छ तट। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास आयोजन करेगा? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। 15 नवंबर से भारतीय और अमेरिकी सेनाएं बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगी, इसलिए विकल्प डी सही है। यह अभ्यास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। सैन्य अभ्यास में प्रत्येक देश के लगभग 350 सैनिकों के भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि इस अभ्यास से पहले यानी 8 से 18 नवंबर के बीच क्वाड के सदस्य देश जापान के योकोसुका में मालाबार अभ्यास करेंगे। आपको बता दें कि क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी CTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2001। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी UNSC CTC की एक विशेष बैठक की मेजबानी कर रहा है। UNSC CTC को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। इस प्रस्ताव को अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसे संकल्प 1373 के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है, जिसमें देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया है। इसमें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं और इसका समर्थन करने के लिए 2004 में आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय यानी CTED की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2001। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई, इसलिए विकल्प डी सही है। अब न्यूजीलैंड की संसद में महिलाओं की संख्या 60 हो गई, जबकि पुरुष सांसदों की संख्या 59 है। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर महिला सांसदों की संख्या करीब 26% है। इसी के साथ न्यूजीलैंड दुनिया के उन आधा दर्जन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इस वर्ष अपनी सांसदों में महिलाओं के कम से कम 50% प्रतिनिधित्व हासिल करने का दावा कर सकते हैं। ऐसे अन्य देशों में क्यूबा, मैक्सिको, निकारागुआ, रवांडा और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पुष्कर मेला दुनिया में लगने वाला ऊंट का सबसे बड़ा मेला है। यह भारत के किस राज्य में लगता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।